10 अक्रूवल से हमने स्टार्ट करना है। अक्रूवल्स हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि अक्रूवल्स है लाइबिलिटी विद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ग्रिप करेंगे ना आप तो आगे चलना आसान हो जाएगा। विद सर्टन टाइम एंड सर्टन अमाउंट, वेयर एज प्रोविजन इज आल्सो लाइबिलिटी, प्रोविजन इज आल्सो लाइबिलिटी बट विद अनसर्टन टाइम एंड अनसर्टन अमाउंट। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, जो प्रोविजन वाला स्टैंडर्ड ना IS 37 है शायद, वो कहता है प्रोविजन कब स्टैंड करनी है आपने, उसके लिए 4 कंडीशंस होना ज़रूरी है। चारों कंडीशन होंगी तो हम कहेंगे प्रोविजन स्टैंड करनी, अदरवाइज नहीं करनी। ठीक है, ये अगर तो आपने पहले पढ़ा हुआ है ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो इसको डिस्कस कर लें। ठीक है, याद रहेगा स्टैंडर्ड कहता है प्रोविजन स्टैंड करने के लिए, प्रोविजन मेड करने के लिए आपको 4 कंडीशन होना ज़रूरी है। और लेट मी रिमाइंड यू, प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी, अनसर्टन टाइम एंड अनसर्टन, आपको अमाउंट का नहीं पता होना कितनी है, तो अब क्या करेंगे फिर? एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट की एजम्पशंस आ जाएंगी। क्लियर हो गया? अच्छा, 4 कंडीशंस क्या हैं? पहली बात है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, प्रेजेंट एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, अमाउंट ऑफ विच कैन बी measured reliably, और ठीक है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज हो, आउटफ्लो ऑफ, सुनने जरा, प्रोविजन कब आएगी? जब आपकी आज ऑब्लिगेशन बन गई, आपकी ऑब्लिगेशन टू पे बन गई। और क्यों बनी? एज ए रिजल्ट ऑफ कोई इवेंट हुआ। इवेंट क्या था? आपने एम्प्लॉय को गलत तरीके से निकाल दिया, आपने कोई इन्वायरमेंटल लॉ की नॉन कंप्लायंस कर दी, इनकम टैक्स की रिटर्न लेट कर दी, पास इवेंट हो गया, उसकी वजह से पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, अगर तो जैसे लॉ में तो कुछ पेनल्टी पता होता है एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, लेकिन हो सकता है वो 20 साल तक FBI उसको स्टार्ट ही ना करे प्रोसीडिंग को, फिर खुद तो नहीं जाके हमने पे करवा देनी। तो आपको अनसर्टन टाइम या अनसर्टन अमाउंट, ठीक है, तो प्रोविजन आएगी। प्रोविजन के 4 कंडीशन जरूरी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होगी कि आज हमारी ऑब्लिगेशन, आज हमारी लायबिलिटी बन गई। फ्यूचर ऑब्लिगेशन या प्रोबेबल ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेजेंट, याद रहेगा। अच्छा, क्यों बनी? एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है, अच्छा, और उसकी अमाउंट जो है ना आप रिलायबली मेजर कर सकते हैं, आप मेजर करते हैं, हाँ यार इतने पे करना पड़ जाएगा मुझे, कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एक्सपीरियंस, कीपिंग इन व्यू द अदर केसेस डिसाइडेड, ठीक है, इन द फेवर या अगेंस्ट द क्लाइंट्स। ठीक है, फॉलो कर गए। और इस ऑब्लिगेशन ने बोर्ड पे गौर से सुना है, बोर्ड पे इस ऑब्लिगेशन ने सेटल कैसे होना है? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। आपको आपके रिसोर्सेज का आउटफ्लो होगा, या आपको पैसे देने पड़ेंगे, या उसकी कोई लायबिलिटी एज्यूम करनी पड़ेगी, या अपना कोई एसेट देना पड़ेगा। कोई ना कोई आपका रिसोर्स का, सिर्फ कैश की बात नहीं, कैश पे करना पड़ेगा जी। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है, ये बाकी जो आप IS 37 पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, आपको वहाँ पे याद आएगा, हमने पहले पढ़ा हुआ ये सारा कुछ। इसको याद रखना है आपने, पेपर में कई दो क्वेश्चन आया, उसने सिनेरियो दिया है, उसने क्या बताएं, प्रोविजन बनेगी या नहीं बनेगी। अब आप ऑडिटर हैं, अमाउंट मटीरियल है, अब सारा नॉलेज किस पे आ गया आपका? इस लिस्ट पे। अब आप उसको, उस सिनेरियो को इस लिस्ट पे देखेंगे, क्या यार प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, कोई पास्ट इवेंट हुआ है, अमाउंट रिलायबली मेजर की जा सकती है, और इसकी सेटलमेंट जो होगी वो आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज होगी। ठीक है,
चलें आगे, कर लेंगे, संभाल लेंगे। अच्छा, अगर तो ये सारा कंडीशन मीट कर रही हैं तो आपने क्या स्टैंड करना है, और अगर इसमें से कोई कंडीशन मीट नहीं कर रही, अगर इसमें से कंडीशन मीट नहीं कर रही तो कंटिजेंट, और कंटिजेंट लायबिलिटी की अकाउंटिंग एंट्री ये आती है कंटिजेंसी कमिटमेंट, एक डिस्क्लोजर आता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन है, होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है, ठीक है। अमाउंट रिलायबिलिटी मेजर नहीं की जा सकती, या आपको लगता है आउटफ्लो नहीं होगा या पता नहीं कितना होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई कंडीशन मीट नहीं कर रही होगी तो क्या बन जाएगी, इसकी क्या होती है अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग एंट्री सिर्फ क्या होगा, डिस्क्लोजर, और वो भी हमें तब देना है जब तक ये इसके चांसेस रिमोट नहीं है, रिमोट का वर्ड यूज किया स्टैंडर्ड, रिमोट का, ठीक है। रिमोट का मतलब क्या है कि इसके बहुत ही कम चांसेस होने की, 5 से 10% कितने, हाँ बहुत, स्टैंडर्ड ने परसेंट नहीं दी उसने, बस एक स्टैंडर्ड ये रिमोट चांसेस है। अगर रिमोट है तो स्टैंडर्ड कहता है कि इसको डिस्क्लोज भी ना करें। समझ गए? ये चैप्टर पढ़ने के लिए अकाउंटिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। अकाउंटिंग जितनी चाहिए थी मैंने पढ़ा दी आपको, और बड़े आसान लफ्ज़ों में पढ़ा दी। इसको थोड़ा सा अच्छे प्रोफेशनल वर्ड में आपके अकाउंटिंग के टीचर को पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। मैंने इतनी पढ़ा दी जितनी मुझे ऑडिटिंग के लिए ज़रूरत थी। चलें आगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ जी इसको। अक्रूवल्स क्या हैं, लायबिलिटी विद सर्टेन टाइम सर्टेन अमाउंट। आपको पता है जून का बिल आ रहा है, अभी आजकल बिल आ गए, ठीक है। कब पे करना है, 6-7 जुलाई को। कितना पे करना है जी, इतने लाख, इतने हज़ार, इतने सौ, इतने रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट, सर्टेन अमाउंट, सर्टेन टाइम, ये तो अक्रूवल होगी। और ये अगेंस्ट एनी एक्सपेंस होती है, या कोई ऐसा आपने कोई ऐसा सर्विस ली है या एक्सपेंस इनकर गया जिससे कि इंसान ने पे करना है। जैसे जून की सैलरी है, अक्रू करेंगे ना, पे तो होगी नहीं, तो क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट। पेएबल आ गया ना, कितना है पेएबल, आपको आज एग्जैक्ट अमाउंट पता है, 2000 एम्प्लॉयज़ की इतनी तारीख से पहले इतने पैसे पे करने। बिजली का बिल, गैस का बिल, PTCL, मोबाइल के बिल्स, सारे क्या हैं, अक्रूवल्स। और क्या आ जाएगा अक्रूवल में, कैंटीन सब्सिडी आती है, कैंटीन सब्सिडी क्या होती है, देखें एक नियाग्रा मिल्स है, हम उसी एग्जांपल लेते हैं। नियाग्रा मिल्स का यूनिट है शेखोपुरा में फॉर एग्जांपल, वहाँ पे 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। वो 2000 एम्प्लॉय को अगर आप कहें जो आप दोपहर खाना खाए हो, अब रात का खाओ, तो आप वो बाहर जाएंगे, वापस कौन लेके आएगा उनको, तो उनको वो मिल से ना निकलें, एंटिटी से करती हैं, मिल के अंदर ही उनके अरेंजमेंट कर देती हैं कैंटीन्स के, ठीक है। और वहाँ पे उनको सब्सिडाइज खाना देते हैं। उनको ये भी लालच होता है कि यार एक रोटी मैं बाहर से लूँगा तो 25 रुपये की मिलेगी, यहाँ से मुझे 15 रुपये की मिल जाएगी। ऊपर के 10 रुपये में कंपनी सब्सिडी देती है एम्प्लॉयज़ को। वो कैंटीन वाले से कहती है ठीक है आप इनको 15 रुपये की रोटी दे दें, ठीक, सब्सिडाइज्ड, और ऊपर के 5 या 10 रुपये हैं वो आपको मैं दे दूँ। एम्प्लॉयज़ को होता है कि यार बाहर जाकर महंगा खाना मिलेगा, यहीं से खा लेते हैं, ठीक होगा। अच्छा, अब वो कैंटीन वाले क्या करते हैं, वो पूरा महीना रिकॉर्ड करते हैं, कितने लोग आए, कितने खाने खाए, कितनी दफ़ा खाए, और क्या 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 यूज़ हुआ, और कितना हमने इनसे चार्ज कर लिया, कितना हमने। अब वो ला के 30 तारीख को कंपनी को बिल दे देता है कैंटीन सब्सिडी का। अब आपको पता है कि मैंने पे करना है और कितना पे करना है, समझ गए। अगर रेंट एडवांस में नहीं चल रहा, आपने रेंट के एडवांस नहीं दिए हुए, तो अक्रूवल स्टैंड करेंगे, जून का रेंट डेबिट, पेएबल क्रेडिट। अब आपको पता है मैंने जुलाई के पहले कुछ दिनों में कितना रेंट एग्जैक्टली पे करना है, कब पे करना है, कितना पे करना है, ये तो होंगे अक्रूवल्स, ठीक है। फिर आ जाएं प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विद अनसर्टेन टाइम एंड अनसर्टेन अमाउंट। प्रोविजन रिकॉर्ड करने के लिए, इसकी अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए 4 कंडीशन होना ज़रूरी है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट पेमेंट, अमाउंट ऑफ विच कैन बी मेजर रिलायबली, and it is probable that it will be settled by the outflow of the resources
एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो रिसोर्स नहीं है ना, रिसोर्स क्या होता है जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने हैं, रिसोर्स ही होता है ना। इन रिसोर्सेज के आउटफ्लो से आपको सेटल करना पड़ेगा। या कैश देंगे, या बैंक देंगे, या उसकी कोई लायबिलिटी रिज्यूम करेंगे, या अपना कोई एसेट बेचेंगे, बेच के उसको देंगे, या अपना कोई एसेट उसके नाम पर ट्रांसफर कर देंगे। मेरे एक दोस्त है वीविंग, उनका यूनिट है, अभी एक लैंड उनके नाम ट्रांसफ़र हुई है। तो मैंने पूछा खरीदी, कहते नहीं खरीदी नहीं, हमने एक पार्टी से पैसे लेने थे, उन्होंने कहा पैसे नहीं है, चूँ चढ़ा कर। मैंने कहा ठीक है, ये अपने एसेट ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो उसको ऑब्लिगेशन सेटल करनी पड़ी बाय आउटफ्लो ऑफ द रिसोर्सेज। समझ गए? तो ये सारी कंडीशन मीट होंगी तो प्रीमियम स्टैंड करेंगे। कोई कंडीशन इसमें से कम है तो फिर हम कंटीजेंसी क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर, कंटीजेंसी कमिटमेंट के हेड में। वो भी आपने कब देना है, अगर ये रिमोट नहीं है। अगर ये रिमोट है तो उसका डिस्क्लोजर भी स्टैंड करता है, याद रहेगा। अब आ जाइए अक्रूवल्स पे। अच्छा, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये अक्रूवल्स और प्रोविजंस, ये नेचर में क्या है अपनी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी की एक्स्ट्रा रिस्क कौन सा है, कंप्लीटनेस। वो साथ साथ चलना है, ये आपने जहन में रखना है कि लाइबिलिटीज अंडर रिकॉर्ड। अच्छा, अब चूँकि लाइबिलिटी जो प्रोविजन है ना, खास तौर पे ये हैं क्या, एस्टिमेट्स, रिस्क भी ज़्यादा होता है इनमें, और एजम्पशंस चेंज करके मैनेजमेंट इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ भी कर सकती है, हो सकता है ना। ऐसे ही इस साल प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, प्रोविजंस कम कर दूँ, एंड वाइस वर्सा। तो इसमें मैनेजमेंट के लिए प्ले करना आसान होता है। मैनेजमेंट के लिए प्ले करना आसान है, फिर इसमें रिस्क हाई हो गए। ठीक है, 2.2 पे आए। 2.1 में कहता है कि डिफ़िकल्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस। ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि ये 2.1 सबके लिए कह रहा है, वो सिर्फ अक्रूवल्स की बात नहीं कर रहा। एक तो कंप्लीटनेस का मसला है। कंप्लीटनेस हमने क्या कहा था, कंप्लीटनेस का एविडेंस लेना हमेशा मुश्किल है, क्योंकि आपको सोर्स डॉक्यूमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आना पड़ता है। एक कंप्लीटनेस की वजह से इशू आ गया, और दूसरा इशू क्या है, प्रोविजंस की वजह से। प्रोविजंस क्या है, एस्टिमेट्स, एजम्पशंस, उसमें थोड़ा सा इंटेंशन भी आ जाती हैं, कुछ आप उसमें आपकी फ्यूचर फोरकास्ट भी आ जाती हैं, उसमें मैनेजमेंट के वो डिफरेंट किस्म के उसमें वो सब्जेक्टिव से उनकी इसकी चीज़ें हो सकती हैं, इतनी ऑब्जेक्टिव नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो मैनेजमेंट के पास चांस होता है थोड़ा सा प्ले करने का यहाँ पे। ठीक है, आए जी अक्रूवल्स पे। अक्रूवल्स में देखें, सबसे पहले उसने बोल्ड करके क्या लिखा, ये कंप्लीटनेस का मसला होगा। ठीक है, पढ़ लिया ना हमने। अच्छा, ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या कहता है कि अक्रूवल बैलेंस आर डिफिकल्ट टू ऑडिट। क्यों? क्योंकि बेस्ड अपॉन एस्टिमेट्स, अजम्पशंस, वही देखिए, वही बातें कर रहा है बार बार। ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा आ रहा हूँ अपने रेलिवेंट पे। सब्सटैंटिव प्रोसीजर इंक्लूड द फॉलोइंग। सब्सटैंटिव प्रोसीजर कौन से अपने अक्रूवल से क्या परफॉर्म करने हैं, छोड़ें बुक से, हम अपने करते हैं। आप बताएं क्या करेंगे। 5 आपके हो गए जनरल। कौन कौन से? ऑब्टेनिंग स्केड्यूल, देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस चेक करें, क्लोजिंग बैलेंस चेक करेंगे, रिप्रेजेंटेशन लेटर लेंगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेंगे। ये सारा कर लिया आपने, या आपने इन नो टाइम 3-4 नंबर सिक्योर कर लिए। इसके बाद हम स्पेसिफिक पे आ जाएंगे। स्पेसिफिक में हम देखेंगे कौन कौन सी एजम्पशन है, उसको मीट कर लेंगे। एक कंप्लीटनेस है, कंप्लीटनेस हमने पढ़ा हुआ। कंप्लीटनेस से क्या करेंगे, सोचें, तो हमने कल परसों पढ़ा है, उसी को इम्प्रोवाइज करें जरा। सोचें, इस्तेमाल करना पड़ना है खोपड़ी को थोड़ा सा। उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्रेडिटर्स में। क्रेडिटर्स में क्या पढ़ा था हमने, कंप्लीटनेस के लिए। यार भी कल परसों पढ़ा यार, क्या हो गया। ठीक है, प्रोसीजर क्या करेंगे, वो तो एक मैं डायरेक्शन बताइए ना, डायरेक्शन।
हमने जब पढ़ी थी कंफर्मेशन, हमने क्या पढ़ा था? कंफर्मेशन से किस रिलेशन का एविडेंस मिलता है? ओवर स्टेटमेंट का, एग्जिस्टेंस का, वैल्यूएशन का, राइट का, कंप्लीटनेस का मिलता है उससे। सुबह सुबह मेरा ब्लड प्रेशर लो करवा दिया आप लोगों ने, आधा किलो खून कम हो गया मेरा। वो 5 जो थे इंटरनली जनरेटेड एविडेंस, एक्सटर्नली जनरेटेड एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनली जनरेटेड एविडेंस, वो वाला यहाँ पे उधर रिलायबिलिटी की बात है। क्यों खिचड़ी बनाई जा रहे हो? जब हम क्राइटेरिया कर रहे थे, हमने कंप्लीटनेस के लिए क्या प्रोसीजर पढ़ा था? पहला प्रोसीजर हमने पढ़ा था कि हम सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक करेंगे बैंक स्टेटमेंट में। इस तरह नहीं पास होना, तुक्के मार के, एजम्पशन लगा के, अकड़ बकड़ बम्बे वो करके ऑडिटिंग का पेपर पास नहीं होना। याद आ गए? अभी कुछ घंटे हुए हैं, बड़े दिन भी कहना बुरी बात है कि हम कहें जी वो 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ये तो 25, 26, 36 घंटे हुए हैं सारे इसको पढ़े हुए। ठीक है, हम क्या करेंगे? सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट पकड़ लेंगे और पहली पेमेंट किसको की, दूसरी किसको की, तीसरी किसको की, चौथी क्या, चारों आ रहे हैं क्रेडिटर्स, पांचवी किसको की? याद है, नहीं कहा था ना? पांचवी पे किए जी मिस्टर डी को, तो डी क्रेडिटर्स में आ रहा है। ठीक है, तो आप अप्रूवल चेक कर लें कि पहली किसको की है, दूसरी किसको, चौथी जो हमने ये फलानी चीज़ एक्सपेंस पे किया है। अच्छा, एक्सपेंस ही क्यों, किस महीने का? जून का। अक्रूवल आ रही, आपको पता लग जाएगा अंडरस्टेटेड तो नहीं, इनकम्प्लीट तो नहीं, समझ गए? और दूसरा क्या था? कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर। आप देखते हैं, पहले क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूँ कि पहले ये पार्टी आ रही थी, अब क्यों नहीं आ रही? समझ गए? अब इस तरफ आ जाए अक्रूवल्स में। अब अक्रूवल्स में कंपेयर करते हैं पिछले साल से, ये पहले कैंटीन सब्सिडी आ रही थी, इस साल क्यों नहीं आ रही? हो सकता है एंट्री करने भूल गया, ये पहले बिजली का बिल पे करने आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा था, ये पहले रेंट आ रहा था, ये फलाना एक्सपेंस आ रहा था, इस साल क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, याद रहेगा। कंप्लीटनेस में मैंने बहुत फोकस किया, इसलिए फोकस किया कि ये पुअरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन होता है पूरे पाकिस्तान में, और मैंने तो यहाँ से बता के शुरू करवाया था और आप लोगों ने मुझे मायूस किया। मुझे एश्योरेंस दीजिए कि ये कंप्लीटनेस वाला मसला हल हो गया आपका। पैथेटिक आंसर नहीं आप लोगों ने। चलें आगे, चलें जी। पक्की बात है, मैं रिलैक्स हो जाऊंगी, समझ आ गया आप लोगों को? पहले भी हुआ था वैसे मैं रिलैक्स। चलें जी, कंप्लीटनेस का हो गया। इसके बाद आपने क्या देखना है? एसेट एग्जिस्ट करता है, सॉरी लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू कितनी है, ऐसे ही है ना? कहाँ से चेक करेंगे? कंफर्मेशन किसको भिजवाएंगे आप? वापडा को? या अगर आपका एक्रूड एक्सपेंस पेएबल है तो 2000 एम्प्लॉइज को कंफर्मेशन भिजवाएंगे? लॉजिकल बात करें ना, एक्रूड एक्सपेंस आ रहा है, अगर हम कहें कि हमने कंफर्मेशन भिजवानी है तो किसको? नियाग्रा मिल के 2000 एम्प्लॉय को पूछे भी आपने नियाग्रा से सैलरी लेनी है?
इसमें सब्सिक्वेंट पेमेंट्स यानी कि वही देखेंगे कि सब्सिक्वेंटली हम क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि एसेट या लायबिलिटी एग्जिस्ट करता कि नहीं करता। तो क्या करेंगे, हम उसकी इनवाइस देख लेंगे। अगर इनवाइस आती है, जैसे बिजली का बिल है, उसका बिल आएगा, बिल इज इनवाइस, हम देखेंगे वाकई जून का बिल आ गया, कितना आया, कब पे करें, इसकी अप्रूवल स्टैंड होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को निकाल दे, अगर आपका सुई गैस का है उसका भी बिल होगा, पीटीसीएल का उसका भी बिल होगा, मोबाइल्स का उसका भी बिल होगा, रेंट का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखें पिछले साल मई में भी इतना ही पे हुआ, जून में भी इतना आ रहा है, एग्रीमेंट भी यही है, वही होगी अमाउंट होगी। कैंटीन सब्सिडी क्या होगा, कैंटीन वाला क्या ला के देगा, आपको बिल ला के देगा, ठीक है। सैलरी का क्या होगा, सैलरी शीट होगी, सैलरी शीट पे जिसने प्रिपेयर्ड बाय उसके साइन होंगे, रिव्यूड बाय के साइन होंगे, एचआर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन होंगे, एचआर के चीफ एग्जीक्यूटिव के साइन होंगे, इंटरनल ऑडिटर के साइन होंगे। अब इसका मतलब है पे होनी है, आपकी लायबिलिटी है, अक्रूवल स्टैंड कहती हैं इसकी। तो देखने का एक्सपेंस क्या है और उससे रेलेवेंट चीज़ क्या है, उसके लिए रेलेवेंट प्रोसीजर क्या है। अब सैलरी के लिए आप इनवाइस नहीं कह सकते, सैलरी की इनवाइस, अच्छा रेंट की इनवाइस भी नहीं होगी। हाँ, बिजली का बिल या गैस का बिल, उसकी इनवाइस, उसको बिल को इनवाइस कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलें आगे, कंप्लीटनेस भी हो गया, एग्जिस्टेंस भी हो गया, राइट एंड ऑब्लिगेशन भी हो गया, वैल्यूएशन भी हो गया। अब आपने इसका डिस्प्ले चेक कर लेना है, हो गया मसला, कर लेंगे, पक्की बात है। अब आए इसके पॉइंट नंबर 2। अब इसको पढ़ते इसने क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 2 पे कहता है कि अगर लिस्ट बनाई है कंपनी ने, तो सेकेंड लाइन में कहता है चेक द अरिथमेटिकल, कर लेंगे जी। तीसरे में कहता है कि वेयर इनवाइसेस हैव बीन रिसीव्ड, चेक कर लें कि इनवाइस से टैली कर रही है, जितनी जून की इनवाइस की और आ रही है, पेबल कुछ और आ रहा है। जितने की इनवाइस है, जितने की उतने का डेबिट हो एक्सपेंस और उतने से क्रेडिट हो अक्रूड लायबिलिटी, तो उसे मैच कर लें। ये इस सिचुएशन से क्या पता लगेगा, देखिए मैंने आपको बुक का स्लेव नहीं बनाया, मैं आपको एग्जैक्शंस पढ़ाई और एग्जैक्शन के साथ लिंक तक आपको रट्टा ही ना मारना पड़े, सिर्फ इसका इस्तेमाल करें थोड़ा सा, जो आप लोगों ने आज नहीं किया, खोपड़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा करें और आंसर करते रहें। आपको तो काम आसान हो गया, बजाय मैं कहता हाँ जी मैं पढ़ा के कहता मारे रटाई लगे हैं इसमें और पेपर में सारा भूला होता। अब तो आसान हो गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, पेपर भी पास करना आसान हो गया और आर्टिकल्स में जाके ऑडिट करना भी आसान हो गया। अब वो याद करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्शंस पता होनी चाहिए बस, ठीक है। तो जब आपने थर्ड पॉइंट पे इनवाइस चेक की या बिल चेक किए, तो आपको पता लग गया कि वैल्यू इतनी है, वैल्यूशन भी आपको पता लग गई, एग्जिस्ट भी करती है एसेट या लायबिलिटी, ऑब्लिगेशन भी, राइट एंड ऑब्लिगेशन भी पता लग गया इससे, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंटेशन चेक कर लें, एक्यूरेसी देख लें कि यहीं पे क्लासिफिकेशन देख लें, ख़त्म, क्या परेशानी है इसमें, ठीक है। थर्ड पॉइंट संभाल लेंगे। फोर्थ में आए, कंपेयर द अक्रूवल्स विद दैट ऑफ द प्रीवियस प्रिपेयर्ड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, लिखा हुआ, मैं पढ़ता हूँ, कंपेयर द लिस्ट of accruals with the list that was prepared at the same date in previous year। ये हमने लिखा है, कंपैरिजन विद कौन सी सिचुएशन पता लगेगी इसे, कंप्लीटनेस, ठीक है। आगे आ जाएं, रिव्यू द लिस्ट ऑफ accruals फॉर कंप्लीटनेस, ठीक है। कंप्लीटनेस के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप सब्सिक्वेंट पेपर पेमेंट्स भी चेक कर रहे हैं, या आप कोई और आपके ज़हन में कोई नॉलेज है कि और से आपको इंडस्ट्री से नॉलेज मिला, उस नॉलेज को यूज़ करते हुए आप देखें कि यहाँ पे अप्रूवल तो नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मेरा क्लाइंट है रफीक स्पिनिंग, उसको ऑडिट कर रहे हैं, पता लगा कि एक अमाउंट पे करनी है, एक कोई केस अगेंस्ट हो गया या फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपेंस आ गया, रफीक स्पिनिंग मिल्स ने प्रीवियस अप्रूवल स्टैंड की है, अब आप वहाँ छोड़ के नियाग्रा मिल्स आ गए, तो देखिए वहाँ तो नहीं आनी चाहिए वो जो नॉलेज आपने कहाँ लिया, रफीक स्पिनिंग मिल्स में, तो उसको नियाग्रा स्पिनिंग मिल्स में इस्तेमाल करके देखें, ये वो बात कर रहे हैं यहाँ पे।
समझ गए? कोई मसला? क्लियर हो गया? अच्छा, कल हमने पढ़ी है बैंक इन्फॉर्मेशन, पढ़ी है? उसमें एक तो बैंक के अमाउंट या लोन की अमाउंट क्लियर होती थी, इसके साथ कुछ और उसमें एक्सपेंसेस भी आते थे, जैसे अक्रूड मार्कअप आता था ना, वो कहाँ से मिलेगा आपको? कन्फर्मेशन से। अगला पॉइंट यही कहता है, रिलेट द आइटम ऑफ द लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स सच एज इन बैंक इन्फॉर्मेशन, या बाकी चीज़ों में जो अक्रूवल आ सकती हैं उसको कंपेयर करें। अक्रूड मार्कअप प्रॉपर स्टैंड कर लिया इन्होंने, ठीक है? अगर मैं इसको सम अप करूं, इसने 4-5 पॉइंट लिखे हैं, उसमें कुछ पॉइंट ही छोड़ गए जो हमने पढ़ेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पॉइंट ही छोड़ गया, रिप्रेजेंटेशन लेटर छोड़ गया, ठीक है? 2-3 नंबर से वहां ज़ाया कर दिए। फिर इसने जो बातें की हैं सारी, हमने भी यही बातें की हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोसीजर नंबर 3, इनवाइस देखें, बिल देखें, ये किस लिए देखना है आपने? बस इसने कहा देखें, क्यों? हमने अगली चीज़ पढ़ ली, ये इसलिए देखना है कि वैल्यूएशन चेक ठीक है उसकी, और आप ही की ऑब्लिगेशन है, ठीक है? और एग्जिस्ट करती है लायबिलिटी। फिर चौथे पॉइंट पे आए, कंपेयर विद प्रीवियस ईयर, तो क्यों? कंप्लीटनेस। और हमने अगला काम भी किया कि उस सब्सिक्वेंट पेमेंट चेक कर लें, क्यों? कंप्लीटनेस के लिए, ठीक है? आखिरी पॉइंट हम नहीं उसको लेके चल सके कि जी आप जो बाकी ऑडिट एरियाज है ना उसके साथ भी देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर लोन आ रहा है तो देखो भैया लोन का अक्रूड मार्कअप स्टैंड कर लिए, बात ठीक है उसकी, और वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही होगी? बैंक इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि कंफर्मेशन में आपने बैंक से पूछा हुआ है, कल कंफर्मेशन पढ़ी थी ना हमने। संभालेंगे अक्रूवल्स को, पक्की बात है। इस अगर ये 2.2 आपको समझ आ गया है ना, तो आगे प्रोविजंस भी आसान हो जाएंगे आपके लिए। उसमें भी यही मसले हैं, उसमें भी यही मसले हैं, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या है कि उसमें एस्टीमेट्स हैं। एस्टीमेट्स के लिए आपको कई दफ़ा जजमेंट फॉर्म करनी पड़ती है, और जजमेंट अगर कोई सिग्निफिकेंट हो जाए तो हमें कई दफ़ा एक्सपर्ट की यूज़ करना पड़ती है सर्विसेज। अगर केस चल रहा है, कितना पे करना पड़ेगा या पे करना पड़ेगा भी कि नहीं, तो लॉयर से पूछ लेंगे। समझ गए? अच्छा, इससे नीचे ना, इससे नीचे भी 2.2 में ये अक्रूवल्स ही हैं, अक्रूवल्स, लेकिन स्पेसिफिकली सैलरी एंड वेजेस की, स्पेसिफिकली सैलरी एंड वेजेस की हैं। ये अलग से इसमें पता नहीं क्यों टॉपिक लिख दिया, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी इसकी, ठीक है? हमने क्या पढ़ा? सैलरी एंड वेजेस कैसे करेंगे आप? सैलरी शीट देखेंगे और वो देखेंगे इसका रिव्यू हुआ है, यहाँ पे वो सेग्रीगेशन ड्यूटीज़ है, ये तो नहीं एक बंदे ने बनाया सब कुछ उसी ने कर दिया, नहीं, इसको किसी ने चेक किया है, कि उसको किसी ने प्रूव किया है। फिर हम क्या करेंगे? उस सैलरी शीट में जो सैलरी के बंदे आ रहे हैं कुछ सैंपल बेस पे लेके देखेंगे यार ये एग्जिस्ट कर, ये एम्प्लॉयज़ भी हैं भी है कि नहीं, इनकी इतनी सैलरी बनती है, कहाँ से पता लगेगा? उनकी पर्सनल फाइल से, ठीक है? जब हम चेक कर लिए कि हाँ ये सैलरी ठीक है, तो फिर आगे चलेंगे, ठीक है? अच्छा, और क्या होता है इसमें सैलरी में? ओवर टाइम। ओवर टाइम जिन एंटिटीज में होता है ना, ओवर टाइम जिन, एक तो एज्यूम कर लिया गया वो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ नलायक है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ नलायक है या मैनेजमेंट नलायक है, क्योंकि पहली बात तो है कि वो फेल हो गए अपने डेजिग्नेटेड टाइम में काम ख़त्म करने में, डेजिग्नेटेड टाइम में काम को ख़त्म करने में, वो लोगों की वैसी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, सोशल लाइफ ख़राब कर रहे हैं, ठीक है? वो माँ बाप जो जॉब्स करते हैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, नस्ल ख़राब कर रहे हैं, पहली बात तो ये, ठीक है? या एम्प्लॉयज़ नलायक है या उनको मैनेजमेंट नलायक है, मैनेजमेंट को पता नहीं मुझे कितना स्टाफ चाहिए, अंडर स्टाफिंग की हुई है उन्होंने, और उस स्टाफ को जब वो थक गया है 9 to 5 काम करके वो थक गया है, आप कहते हैं अगला काम तुम डबल रेट पे कर लो, एक थके हुए बंदे को लेके आ रहे हैं डबल रेट पे, ठीक है? अब इससे अंदाजा लगाना मैनेजमेंट की फिलॉसफी का, ठीक है? तो ओवर टाइम अप्रूव होना चाहिए, अगर प्रॉपर अप्रूवल सिस्टम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? 9 to 5 वो बैठेंगे ऑफिस में, वो